हेलो एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि दो चार्जेस या फिर मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और उनके बीच में डायरेक्शन किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इस वीडियो में आज हम सभी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना। एक्चुअली में जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, क्योंकि दो टाइप के फोर्स होते हैं आप सभी को पता है, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल के लिए फ्रिक्शन का जो फोर्स हो गया या फिर नॉर्मल फोर्स हो जाता है, ठीक है। ये जितने भी फोर्सेस हैं जिसमें कि हम सभी को फिजिकली कांटेक्ट करने की जरूरत है, तो उन सभी फोर्सेस को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं उसमें हम सभी को कोई भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए दो मैग्नेट को अगर हम किसी दूरी पे रख दें तो अगर उनको छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे। डिपेंड करता है कि पोल कौन सा है ना। मतलब उसमें कोई हम लोग को टच करने की जरूरत नहीं हुआ, वो फोर्स विदाउट कॉन्टेक्ट लगता है। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से पिछले वीडियो में हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव का फोर्स लगता है, तो वो फोर्स भी क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। स्टूडेंट, जितने भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं ना, वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लगते कैसे हैं? एक इसके लिए कॉन्सेप्ट है फील्ड, है ना। फील्ड जैसे अगर दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्यों लगता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो मतलब वो फोर्स लगाने का काम करता है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें भी हम सभी पढ़ेंगे, है ना। मतलब पढ़े होंगे एक्चुअली में क्लास 11th में। क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें भी एक फील्ड होता है। जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए ये फील्ड होना जरूरी है। तो होता ये है ना कि जो फोर्स लगने का प्रोसेस होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगने का प्रोसेस होता है, ये दो स्टेप का होता है। कि अगर मान लें कि यहाँ पे कोई एक चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज के चलते पूरे रीजन में, है ना, इस चार्ज के पूरे रीजन में, स्पेस में एक फील्ड जनरेट होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस जो भी फील्ड क्रिएट करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अगर कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फील्ड के अंदर में है, तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का। जैसे अगर इसको एनसीईआरटी किस तरह से कहता है कि मान लेते हैं यहाँ पे दो चार्जेस हैं, और अगर हम इस चार्जेस को यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ पे क्या बचा? तो आप सब कहोगे कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम सभी को दिख नहीं रहा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या रिमेनिंग है। तो आप लोग कहोगे कुछ नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो चार्ज को रखने पे फोर्स लगाया कौन? तो कुछ तो है ना। हम सभी को नहीं दिख रहा लेकिन वहाँ कुछ तो है। तो वही जो कुछ है ना, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सभी के पास अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक, हम लोग को समझ में आया कि जो चार्ज है, ये हर एक चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करेगा, और वही फील्ड जो है चार्जेस पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जर्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सभी मेजर कैसे करें, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसको आप सभी चलिए हम सभी इसको मैग्नेट से समझते हैं ना, क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलर है मैग्नेट और चार्जेस के बीच में। हाँ, पूरा सिमिलर नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एनालॉजी तो मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए समझें कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो बोर्ड के पीछे है ना, बोर्ड के पीछे एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है ना, बहुत बड़ा सा मैग्नेट, मतलब हमारा यह जो आसपास का इलाका, यहाँ पे इस स्पेस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम सभी को पता करना है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे कम है। तो आप सभी क्या करोगे? या तो एक छोटा सा चुंबक लाओगे, है ना, या फिर छोटा सा कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाओगे जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम छोटा सा चुंबक लाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा चुंबक है ना, तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पे देखें तो कुछ फोर्स लग रहा होगा। मतलब अगर इस दीवार से जितना दूर जाएंगे, आप सभी अपने एक्सपीरियंस से ये फील कर सकते हो कि मैग्नेट जो है वो थोड़ा सा कम फोर्स लगाना शुरू कर देगा जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम सभी को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। इस पॉइंट पर अगर हम सभी को कम फील हो रहा है अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स, तो कहेंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम है ना। सिमिलर वे में हम लोग यहाँ भी वही करेंगे। जैसे सपोज करो कि ये जो मार्कर है ये चार्ज है, मतलब इस चार्ज के चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अब अगर हम छोटा सा चार्ज को लाएं इस पॉइंट पे और देखें कि हमको इस पे कितना कितना फोर्स का फील हो रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है ना। तो अगर इस चार्ज को इस पॉइंट पे रखने पे फोर्स ज़्यादा फील हो रहा है, तो कहेंगे कि इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ज़्यादा है। इस पॉइंट पे और ज़्यादा है, इस पॉइंट पे और कम है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो हम लोग को फोर्स फील होगा, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम सभी कह सकते हैं कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, जिसको कि हम लोग एक वर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहेंगे, तो वो ज़्यादा है या कम है। ठीक, मतलब कि अगर सपोज करें कि
चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस चार्ज के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम सभी को पता करना है कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज को यहाँ पे उठा करके लाएंगे, है ना। एक चीज़ गौर करें स्टूडेंट, ये जो चार्ज है ना, इसको हम लोग को छोटा रखना है। क्यों? क्योंकि हम सभी को ये कंफर्म करना है कि ये चार्ज ना इसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर ये चार्ज बहुत बड़ा होगा तो इस चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करके डिस्टर्ब कर देगा ना। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये चार्ज अनअफेक्टेड रहे, तो उसके लिए हम लोग को ये चार्ज को बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा, है ना। और इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही छोटा है, टेंडिंग टू 0 टाइप का, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है ना, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो जिस पॉइंट पे भी हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, उस पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे और देखेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पे कितना कितना फोर्स लग रहा है ना, और फिर क्या करेंगे, वही वाला चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो सपोज करें कि अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा स्टूडेंट्स, बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो इस चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये तो हम सभी को इक्वेशन से भी पता चल रहा है। लेकिन इसमें हम सभी को कंडीशन क्या रखना है, हम लोग को कंडीशन ये रखना है कि ये जो चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज, वो बहुत ही क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये मैथमेटिकल टर्म यूज करेंगे, लिमिट q टेंडिंग टू 0। अब अगर मान लें, है ना, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा ऐसा यूनिट होगा। फोर्स के लिए न्यूटन यूज करते हैं और चार्ज के लिए कूलम, मतलब कि न्यूटन पर कूलम, ये इसका ऐसा यूनिट है। आगे चल के हम सभी जब इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो एक और यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो अभी इसको याद करके रखें आप सभी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका यूनिट या तो न्यूटन पर कूलम होगा या तो वोल्ट पर मीटर होगा। और ये ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी आप सभी देख सकते हो, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उस चार्ज पे। अगर मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे, सपोज करें कि इस पॉइंट पे हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला है, वो मिला है 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर इस पॉइंट पे हम 1 कूलम का चार्ज को रखेंगे, है ना, तो ये चार्ज पे कितना कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सिमिलरली अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू है 90 न्यूटन पर कूलम, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो उस पर कितना कितना फोर्स लगेगा, 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है और इसके हेल्प से हमको इस पॉइंट पे पता करना है कि यहाँ पे कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लाएंगे q, इस चार्ज पे फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स कितना होगा, तो वो होगा k q बाई r स्क्वायर होगा ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, उस पॉइंट पे हम फोर्स लिखेंगे और फिर वही वाला चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, तो फोर्स का वैल्यू आएगा k q बाई r स्क्वायर, और नीचे q से डिवाइड करेंगे तो q से q कैंसिल हो जाएगा, तो e का वैल्यू कितना आएगा, k q बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो आप सभी इसको याद भी कर सकते हो, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ठीक। या फिर तरीका याद करके रखो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है और हमको पता करना है कि इस 10 कूलम से अगर हम 3 मीटर डिस्टेंस पे जाएंगे तो इस जगह पे कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है ना उठा करके लाएंगे और देखेंगे कि इस पे कितना कितना फोर्स काम कर रहा है। तो कितना कितना फोर्स इस पे एक्ट करेगा, के क्यू, और क्यू का वैल्यू कितना है, 10 कूलम है ना। तो इसके लिख देते हैं 10 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर। ये निकला फोर्स। और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यही टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, के इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। देख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर हमेशा आएगा, है ना। तो हम लोग एक जनरल यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, चलिए उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट आप सभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है और हमें r डिस्टेंस पे चाहिए इस p पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्टूडेंट्स, तो E इक्वल टू होगा के क्यू, जिस भी चार्ज की वजह से हम सभी निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई जितने डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं उसका
स्क्वायर, है ना, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, क्योंकि आप सभी एज्यूम करो यहाँ पे कोई एक प्लस चार्ज रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर, इसको याद करके रखेंगे आप सभी, है ना। अगर प्लस चार्ज है तो बाहर बाहर की ओर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और अगर माइनस चार्ज रहेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर अंदर की ओर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना होगा, KQ/R²। अब इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सपोज करें कि यहाँ पे 10 माइक्रो कूलोम का चार्ज है और हमें 1 सेंटीमीटर पे चाहिए कि इस पॉइंट पे कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विथ डायरेक्शन। तो हम सभी को पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है स्टूडेंट्स, तो k जिस चार्ज के वजह से निकाल रहे हैं वो डिवाइडेड बाय जितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सभी को अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो क्या होगा, k चार्जेस कितना है 10 माइक्रो, मतलब कि 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय जितने डिस्टेंस में निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलोम। किधर की ओर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ठीक है, इधर की ओर होगा इसका डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, के, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलोम। आप सभी इसका जरा को सोल्व भी कर सकते हो, है ना। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, सपोज करें कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, और इस पॉइंट पे इस जगह पे Q चार्जेस है, इस जगह पे -Q चार्ज है, और इस पे +Q चार्ज है, और हम सभी को बोला गया है, अच्छा इसका साइड भी दिया गया है A, और हमें इस पॉइंट पे चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाकी सब चार्जेस की वजह से। तो पिछले वीडियो में आप सबने देखा होगा कि ये जो कूलोम्स लॉ है, ये कूलोम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है स्टूडेंट्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। मतलब अगर हमें इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बाकी सभी चार्जेस के वजह से, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसको वेक्टरली सबको जोड़ देंगे, है ना। तो जैसे आप सभी बताओ कि इस चार्ज पे -Q के वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, है ना, +Q के वजह से भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये चार्ज के वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसको याद करके रखेंगे आप सभी कि अगर हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा, ये चार्ज के वजह से भी यहाँ पे कुछ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, -Q चार्ज की वजह से भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, +Q चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि R तो 0 हो गया ना इसके लिए। अभी समझेंगे, पहले देखें कि +Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो वो होगा बाहर की ओर, है ना, क्योंकि प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगा -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होगा +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो E +Q कितना होगा, मतलब +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, के जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज Q डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस A, है ना, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक। और इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। सिमिलरली -Q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो K जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं वो वाला चार्ज Q, यहाँ पे साइन नहीं देंगे क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो डायरेक्शन बता दिया हमने, तो ये माइनस देने का जरूरत नहीं है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, A²। तो आप सभी देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका वैल्यू है E +Q और इसका वैल्यू है E -Q। और देखिए आप सभी को दोनों का दोनों सेम है, तो हमको इसको E +Q और -Q लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को सेम चीज़ लिख देते हैं ना। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट, तो ये होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा फिर 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, है ना। तो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल 120 है। आप सभी को पता होगा कि अगर दोनों वेक्टर सेम होता है ना, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो हाफ एंगल बना करके बाहर निकलता है, मतलब 60 डिग्री बना करके निकलेगा। और इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा √√60
पहला वाला फील्ड का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू कोस थीटा, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 120 डिग्री। अब अगर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर प्लस कोस 120 कितना होता है, तो कोस 120 होता है -1/2, तो ये होगा -2 इंटू ई स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ई, है ना, क्योंकि 2 ई में एक ई घटाएंगे तो ई स्क्वायर बचेगा जो कि ई बन के बाहर निकलेगा। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ रहा है ई, मतलब कि के क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना, ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज करें कि हमें एक स्क्वायर दिया है और अगर इस स्क्वायर के सभी वर्टिसेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रखा गया है Q और इनका जो साइड है वो A है, तो हमें किसी भी एक वर्टिसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बाकी तीनों तीनों चार्जेस की वजह से। तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट देखो, तो ये प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगा, है ना, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा K Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस इसका स्क्वायर। सिमिलरली इस Q के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा K Q और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका भी मैग्नीट्यूड E है, इसका भी मैग्नीट्यूड E है। देखिए आप सब दोनों सेम है ना, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच से निकलेगा, है ना, कितना एंगल बना करके 45 डिग्री बना करके, और इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा √अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू कोस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 है, तो कोस 90 जीरो होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर, मतलब कि ई √2, है ना। लेकिन इन दोनों चार्जेस की वजह से तो ये निकला, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर ही होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा E इज इक्वल टू, इसको E प्राइम कहते हैं क्योंकि इसके वजह से कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये होगा K Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है A√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू ए स्क्वायर, मतलब किसको लिख सकते हैं, देखें आप सभी K Q बाई ए स्क्वायर, इसको तो पूरा हम E लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड E√2 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में है कितना E/2, तो एक वेक्टर इधर की ओर है E√2 और एक वेक्टर भी इधर की ओर है E/2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितना आएगा, तो वो आएगा E√2 प्लस E/2, मतलब दोनों में से E कॉमन निकालेंगे तो होगा 2√2 प्लस 1/2। अब E का वैल्यू हम सभी को पता है, कोई भी एक वैल्यू उठा करके रख दो आप सभी, तो ये होगा K Q बाई ए स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/2, है ना, ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम सभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके मल्टीपल चार्जेस के वजह से भी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं।